का समर्थन कर रहे हैं। इन मुसलमानों को आपने कभी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के विरोध में इस तरह सड़कों पर उतरते हुए नहीं देखा होगा। इन मुट्ठी भर मुसलमानों को आपने कभी पुलवामा आतंकवादी हमले के विरोध में भी सड़कों पर उतरते हुए नहीं देखा होगा। और यह बड़ी अजीब सी विडंबना है कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का पूरा समर्थन कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उनका समर्थन किया है, लेकिन भारत के मुसलमान मैक्रों का विरोध कर रहे हैं। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राष्ट्र की नीतियों के खिलाफ जाने वाले लोगों के सामने एक लक्ष्मण रेखा खींचने का समय आ गया है, और क्या भारत में भी फ्रांस की तर्ज पर संविधान को धर्म से ऊपर मानने का समय आ चुका है। इसके बाद हम आपको टर्की और ग्रीस में आए भूकंप की तस्वीरें दिखाएंगे। टर्की में आज शाम 7:30 बजे रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता वाला एक भूकंप आया, जिसकी वजह से टर्की के इजमिर शहर में भारी तबाही हुई है। कई इमारतें देखते ही देखते गिर गईं और सैकड़ों लोग इन इमारतों के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। इस भूकंप का असर ग्रीस पर भी देखा गया है और अब दोनों देशों में सुनामी की आशंका भी जताई गई है। ये साल दुनिया के लिए मुसीबतों और चुनौतियों का साल रहा है और जाते जाते वर्ष 2020 ने दुनिया को भयानक भूकंप की ये तस्वीरें भी दिखा दी। इसलिए आज हम इंसानों के लिए प्रकृति की इस नई चुनौती का भी आपके लिए विश्लेषण करेंगे और आखिर में हम भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत के रहस्य को डिकोड करेंगे। वर्ष 1909 में आज ही के दिन डॉक्टर भाभा का जन्म हुआ था और उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। लेकिन 1966 में फ्रांस के मॉन्ट ब्लांc पहाड़ों के ऊपर से गुजरते समय उनका विमान क्रैश हो गया था और इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोग डॉक्टर भाभा की मौत को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश मानते हैं और इनका दावा है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की हत्या की गई थी। आज हम उनकी रहस्यमयी मृत्यु का राज आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि भारत के सबसे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय से होते हुए भी उन्होंने कैसे देशभक्ति को अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया था। जो लोग अपने आप को अल्पसंख्यक बताकर इस स्टेटस के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आज इस कहानी में बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। टर्की और ग्रीस में तेज भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। 7 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र टर्की के इजमिर शहर से 17 किलोमीटर दूर था। भूकंप से इजमिर में कई इमारतें ढह गईं। शहर के बड़े हिस्से में पानी भर गया और कई मकान बह गए। अभी तक 4 लोगों के मारे जाने और 120 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। भूकंप से इजमिर में 20 से ज्यादा इमारतें गिरी हैं। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। कई लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। भूकंप के बड़े झटके इस्तांबुल में भी आए, लेकिन नुकसान को लेकर अभी रिपोर्ट नहीं। इजमिर टर्की का सबसे खास टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ 1999 में भी भूकंप आया था, जिसमें हजारों जानें गई थी। इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की टिप्पणी के खिलाफ देश के कई शहरों में आज विरोध प्रदर्शन हुए। भोपाल में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने भारी भीड़ जमा की, जिस पर शांति भंग करने और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का केस दर्ज कर दिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस से मांग की है कि कट्टरपंथ पर अपनी स्थिति साफ करे। सोनिया गांधी जी से उसका जवाब मांगना चाहती हूँ कि कांग्रेस के एक विधायक ने आतंक के समर्थन में जुलूस निकाला है। आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं, ये स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कमलनाथ जी को भी और सोनिया गांधी जी को भी। फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन मुंबई में भी हुए। कट्टरपंथी संगठनों ने राष्ट्रपति मैक्रों के पोस्टर सड़क पर चिपका दिए। यूपी के बरेली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी फ्रांस का विरोध किया गया। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का चुनाव में स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है। कमलनाथ पर यह कार्रवाई चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों पर की गई है। स्टार प्रचारक का दर्जा छीने जाने से कमलनाथ सीमित रैलियां कर पाएंगे, क्योंकि उनके प्रचार का खर्च पार्टी के खर्च में न जोड़कर अब कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जुड़ेगा। कमलनाथ ने कहा कि वो फैसला जनता पर छोड़ते हैं। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। चुनाव प्रचार 1 नवंबर को थमेगा।
भारतीय नौसेना ने आज बंगाल की खाड़ी में एक और एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल को नेवी के INS कोरा से दागा गया। भारतीय नौसेना ने परीक्षण का वीडियो भी जारी किया। एंटी शिप मिसाइल ने एकदम सटीक निशाने के साथ अधिकतम सीमा में अपने लक्ष्य यानी एक पुराने जहाज को तबाह किया। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच सेना का 1.5 महीने में ये 12वां मिसाइल परीक्षण है। नौसेना ने 28 अक्टूबर को भी INS प्रबल से एक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इससे पहले 24 अक्टूबर को थल सेना ने पोखरण में टैंक रोधी नाग मिसाइल का सफल टेस्ट किया था। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच 24वां मालाबार युद्धाभ्यास 2 चरणों में होगा। पहले चरण में चारों देशों की नौसेनाएं अरब सागर में 3 नवंबर से 6 नवंबर तक युद्धाभ्यास करेंगी। भारतीय नौसेना का नेतृत्व रियर एडमिरल संजय वात्स्यायन करेंगे। मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर तक होगा। युद्धाभ्यास में भारत का विध्वंसक पोत रणविजय, फ्रिगेट शिवालिक और सिंधुराज पनडुब्बी हिस्सा लेंगी। मालाबार युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी 13 साल बाद एक साथ जुटेंगी। ऑस्ट्रेलिया इसमें पहली बार शामिल हो रहा है। युद्धाभ्यास को चीन को कड़ा संदेश देने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। चीन मालाबार युद्धाभ्यास पर विरोध भी जता चुका है। बिहार के मुंगेर फायरिंग मामले में CISF ने रिपोर्ट दी है कि फायरिंग की शुरुआत मुंगेर पुलिस ने की थी। इससे पहले बिहार पुलिस का दावा था कि पहले भीड़ ने गोलियां चलाई थी, लेकिन CISF के ईस्ट रेंज के DIG की जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि CISF के 20 जवानों की टुकड़ी को बिहार पुलिस ने 10-10 के 2 ग्रुप में बांट दिया था। रात 11:45 पर विसर्जन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और लोकल पुलिस में विवाद हुआ। श्रद्धालुओं ने पत्थरबाजी की तो मुंगेर पुलिस ने पहले फायरिंग की, जिससे लोग उग्र हो गए। CISF के हेड कांस्टेबल M गंगैया ने 13 गोलियां हवा में फायर की। इससे भीड़ तितर-बितर हुई। मुंगेर में 26 अक्टूबर की रात इस हिंसा और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। फायरिंग की यह घटना बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनी हुई है। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को देश से माफी मांगने को कहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में कबूला था कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ था और ये कामयाबी थी। पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद जो सवाल और सबूत की जुगलबंदी चल रही थी, उसकी जुबान बंदी हो गई है। वहां से सबूत मांगा जाता था, यहां से सवाल किए जाते थे। अब कांग्रेस के नेताओं की जुबानबंदी क्यों हो गई है? कांग्रेस ने पुलवामा हमले को केंद्र सरकार की नाकामी, यहां तक कि प्रायोजित भी बता दिया था। कांग्रेस ने फिर कहा कि पुलवामा सरकार की भूल का परिणाम था। 40 बहादुर जवान अगर शहीद हुए हैं तो कहीं न कहीं से भारत सरकार की असफलता है, भारत सरकार की इंटेलिजेंस की असफलता है। हालांकि पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी अपने बयान से पलट भी गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के गुजरात दौरे के पहले दिन कई योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। उन्होंने सरदार सरोवर डैम के लिए डायनामिक लाइटिंग का उद्घाटन किया। साथ ही यूनिटी ग्लो गार्डन, कैक्टस गार्डन का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वेबसाइट और केवडिया मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत भी की। इससे पहले उन्होंने केवडिया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में भी जंगल सफारी की शुरुआत की। मोदी ने जूलॉजिकल पार्क का टूर भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन भी किया। आरोग्य वन के बाद पीएम मोदी ने एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया। यहां न्यूट्री ट्रेन की सवारी भी की। आज सुबह गुजरात पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केशुभाई पटेल और नरेश कनोडिया, महेश कनोडिया को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी कल केवडिया में देश की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि फ्रांस के मुद्दे पर आज भारत के मुसलमान देश भर की सड़कों पर उतर आए। लेकिन ये मुसलमान फ्रांस के चर्च में हुई निर्मम हत्याओं का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि हत्यारे का समर्थन कर रहे थे। यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इन मुसलमानों को आपने आज तक कभी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के विरोध में सड़कों पर उतरते हुए नहीं देखा होगा। और इन मुट्ठी भर मुसलमानों को आपने कभी पुलवामा हमले के विरोध में भी इस तरह सड़कों पर नहीं देखा होगा। यह बड़ी अजीब सी बात है कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत के ही कुछ मुसलमान मैक्रों का विरोध कर रहे हैं। कल भारत सरकार ने ऐलान किया था कि वो आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में फ्रांस के साथ है।
कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ्रांस के एक मशहूर चर्च पर हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी। उन्होंने खुद ट्वीट किया था और कहा था कि घृणा से भरे ऐसे कामों को सही नहीं ठहराया जा सकता। कुल मिलाकर पूरा भारत कट्टरपंथ के खिलाफ फ्रांस की इस लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन हमारे ही देश के कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों को ये बात पसंद नहीं आई और आज देश भर के अलग अलग शहरों में फ्रांस के खिलाफ यहां भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोचिए, फ्रांस हमारा मित्र देश है। फ्रांस के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। इस समय फ्रांस से हमने लड़ाकू विमान रफाल खरीदा है अभी हाल ही में, और उसी के खिलाफ हमारे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कहीं पर भी उस हत्यारे का विरोध नहीं किया गया जिसने कल फ्रांस में एक महिला का गला काट दिया था और 2 लोगों की हत्या कर दी थी। सब जगह सिर्फ फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का विरोध किया गया, उनकी तस्वीर लगाई गई। आज हमने देश भर में हुए इन विरोध प्रदर्शनों की कुछ तस्वीरें आपके लिए इकट्ठा की हैं। इन तस्वीरों को देखकर एक बार के लिए तो आप खुद से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की ही तस्वीरें हैं। सबसे पहले आप मुंबई के भिंडी बाजार से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर चिपका दिए गए थे। उनकी तस्वीरें सड़कों पर चिपका दी गई थी। इसका मकसद फ्रांस के राष्ट्रपति का अपमान करना था। सड़कों पर उनकी तस्वीर चिपकाकर लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। देखिए, अपमान कर रहे हैं। गाड़ियां उनके ऊपर से गुजर रही हैं। सड़कों पर मैक्रों के पोस्टर्स इसलिए लगाए गए ताकि गाड़ियां, लोग और जानवर इनके ऊपर से होकर गुजरें। देखिए आप। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस तरीके से फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक मजहब के लोगों को टारगेट बनाया है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून वहां की हुकूमत के बिल्डिंगों पर प्रोजेक्टर के जरिए से दिखाया है, इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को दिली तकलीफ पहुंची है। आने वाले दिनों में हमें यह देखना है कि मुल्क फ्रांस किस नौयत से वहां के लोगों को संभालने, वहां के लोगों की तहजीब, वहां के लोगों के तमद्दुन को संभालने की कोशिश करती है। मुंबई के और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां ऐसा ही विरोध प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें हैं मुंबई की, और जहां आप देख सकते हैं शौचालयों में भी रातों रात फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीरें लगा दी और उनका इस तरह अपमान किया जा रहा है। ये तस्वीरें शौचालय में लगाई गई हैं। अब आप सोचिए कितने योजनाबद्ध तरीके से ये काम किया गया होगा। मुंबई उज़्मा के मुसलमानों ने फ्रांस के सदर मैक्रोन का फोटो रोडों पे लगा करके उस पे जूता चप्पल पहनकर चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कुत्ते बिल्ली चल रहे हैं, इसलिए कि उसने सरकार की शान में जो गुस्ताखी की है, ऐसे गुस्ताख को ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। हम इस इक़दाम पर अहले मुंबई को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। तो आपने देख लिया, ये लोग देश के साथ नहीं हैं, ये लोग अपने राष्ट्र के साथ नहीं हैं, अपनी सरकार के साथ नहीं हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस का विरोध करने के लिए उन छोटे छोटे बच्चों का भी सहारा लिया गया जिन्हें शायद ये पता भी नहीं होगा कि फ्रांस में आखिर हुआ क्या है और वो खुद क्या कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में हजारों लोगों की भीड़ ने फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये भीड़ आप देखिए। इस दौरान न सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए आपत्तिजनक बातें कही गईं, बल्कि इस कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी गईं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये मजदूर माफी नहीं मांगता और जब तक कहा कि इंसान का बता देना चाहते हैं भारत की सरकार को कि मुगालते में मत रहना, वो फ्रांस है, ये हिंदुस्तान है, ये पहचान है।
भेजना होगा। और आज हम जो फ्रांस के राजदूत को ज्ञापन दे रहे हैं, उस ज्ञापन के जरिए तुम्हें बताना होगा कि मुल्क हिंदुस्तान खड़ा हो चुका और ऐलान करता है कि नबी की गुस्ताखी, नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर कह रहा है कि बहुत जल्द अपना फैसला ले लेना, नहीं तो हिंदुस्तान से भोपाल की सरजमी से आरिफ मसूद ऐलान कर रहा है कि हम बगावत का झंडा उठाएंगे, चाहे जान चलेगा। अब आप सोचिए, ये हेट स्पीच नहीं है तो और क्या है? और हेट स्पीच दिखाने के आरोप लगेंगे हम पर, जबकि हम हेट स्पीच को रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि अब कांग्रेस के इस विधायक और प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपके लिए शायद ये यकीन करना मुश्किल होगा कि ये तस्वीरें भारत के शहरों की हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आज भारत के लगभग हर कोने से आ रही हैं और इनमें से कुछ तस्वीरें तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। अब आप उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की ये तस्वीरें देखिए, जहां न सिर्फ विरोध प्रदर्शन हुआ, बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए मौत की सजा के नारे भी खुलकर लगाए गए। इस तरह की प्रोटेस्ट निकाल के जो फ्रांस के जो भी प्रोडक्ट हैं, एमयू का कोई भी स्टूडेंट और एमयू को चाहने वाले वेल विशर्स और इस्लाम को चाहने वाले फ्रांस का अब ये कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। तेरी कबर खुदेगी, मैक्रोन तेरी कबर खुदेगी, मैक्रोन तेरी कबर खुदेगी, तो तेरा मेरा रिश्ता क्या? कटा देंगे, सर कटा देंगे, सर कटा देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लोकतंत्र का सहारा लेकर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सहारा लेकर, कुछ भी कहने की आजादी के पीछे छिपकर ये लोग फ्रांस के राष्ट्रपति की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं और कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, यहां कुछ भी कहने की पूरी आजादी है, कुछ भी सोचने की पूरी आजादी है, कुछ भी करने की पूरी आजादी है, और उसी का दुरुपयोग होते हुए अभी आपने देखा। आपने ये भी देखा कि फ्रांस के प्रोडक्ट्स का जो बहिष्कार अभी तक दुनिया के कट्टर इस्लामिक देशों में शुरू हुआ था, उसकी आग अब भारत, अभी तक जो कट्टर इस्लामिक देश थे वही इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अब भारत में भी ये हो रहा है। ये लोग उस देश का विरोध कर रहे हैं जिसके साथ खड़े रहने का ऐलान भारत के प्रधानमंत्री ने कल किया था। इसके अलावा सहारनपुर, श्रीनगर और लुधियाना जैसे शहरों में भी ऐसे ही प्रदर्शन हुए दिन भर। कहीं पर धार्मिक नारे लगाए गए, कहीं फ्रांस के झंडों को जलाया गया, तो कहीं फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए अपशब्द कहे गए और कहीं आतंकवाद की निंदा किए जाने की बजाय दुनिया के सबसे सेकुलर देशों में से एक फ्रांस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की गई। फ्रांस में जो तौहीन रसालत का मामला सामने आया है वो निहायत तकलीफदेह है और उससे हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के तमाम मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है और वो किसी भी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो बाइस अज़ियत है। इसलिए दारुल देवबंद ने आज इस पर अपने सख्त रद्द अमल का इज़हार किया है और दारुल देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने अपने प्रेस नोट के जरिए, अखबारात के जरिए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि वो भी इस सिलसिले में अपना एहतजाज फ्रांस हुकूमत के सामने दर्ज कराए और हिंदुस्तानी मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करे। तो आपने देखा, ये भारत के मौलवी हैं, मुसलमानों के धर्म गुरु हैं, और हम देश भर के उन शांति पसंद, अमन पसंद मुसलमानों से कहना चाहेंगे कि ये सारे धर्म गुरु और मौलवी आपको गलत सलाह दे रहे हैं, आपको गलत बातें बता रहे हैं। इनके बहकावे में आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस्लाम में क्या कहा गया है इसके बारे में भी ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म हत्या को और आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, फ्रांस में जो कुछ हुआ है उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, सही नहीं ठहरा सकता। जो हत्याएं जिस तरीके से हुई हैं उसे बिल्कुल जायज नहीं ठहरा सकते हैं। और फ्रांस ने जो कुछ किया है वो अपने सेल्फ डिफेंस में अब किया है। फ्रांस
दुनिया का सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष देशों में एक माना जाता है। उस पर कभी किसी ने इस मामले में सवाल नहीं उठाया। भारत में रहने वाले कुछ मुसलमानों ने आज जिस तर्ज पर फ्रांस का विरोध किया है, उसी तर्ज पर फ्रांस का विरोध बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब और इराक जैसे देशों में हो रहा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत किस क्लब में है। अब ऐसा ही प्रदर्शन, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है। आपको ऐसा लगेगा जैसे भारत की ही तस्वीरें हैं। भारत में भी ऐसा ही प्रदर्शन हो रहा है, बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा है। तो इन तमाम कट्टरपंथी देशों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वैसे ही प्रदर्शन भारत में हो रहे हैं और भारत, आप समझ लीजिए कि अब उस क्लब में शामिल हो गया है। इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद फ्रांस ने कट्टर इस्लाम के खिलाफ अब कमर कस ली है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस में और भी आतंकवादी हमलों की आशंका अब देखी जा रही है और इस आशंका को देखते हुए वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश की सुरक्षा के लिए फ्रांस की सड़कों पर अब 7,000 से ज्यादा सैनिक उतार दिए गए हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन किया गया है। लेकिन कल हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग फ्रांस में अपने घरों से निकले। इस बीच फ्रांस की पुलिस ने 47 वर्ष के एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और शुरुआती जांच में यह पता चला है कि यह संदिग्ध कल लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादी के संपर्क में था। इस हत्यारे का नाम इब्राहिम इसोई है, जिसकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष है। यह हत्यारा मूल रूप से ट्यूनीशिया का रहने वाला है और यह करीब 1 महीना पहले ही यूरोप आया था। यह आतंकवादी जब लोगों की हत्या करने के लिए चर्च में घुसा तो इसके पास कुरान की एक कॉपी भी थी, यानी कुरान हाथ में लेकर इस 21 साल के आतंकवादी ने हत्याएं की हैं। यह एक शरणार्थी है, ट्यूनीशिया नाम के एक देश से आया था और अब आप सोचिए, महीना भर पहले ही आया है और शरणार्थी बनकर आया है और शरणार्थी ने उसके बाद यहां आकर क्या किया। यह उस आतंकवादी की तस्वीर है। सिर्फ 21 साल का लड़का है। अब आप सोचिए किस हद तक 21 साल के इस लड़के का ब्रेन वॉश किया गया होगा और लगभग 1 महीना पहले यह यूरोप में पहुंचा था। आज फ्रांस के लोग ये सोचते होंगे कि इस लड़के को मदद करने के लिए एक शरणार्थी के तौर पर, ताकि ये अपना जीवन ठीक से जी सके, इसलिए फ्रांस में आने की इजाजत दी होगी और इसने क्या किया। इसी तरह जिस आतंकवादी ने 2 हफ्ते पहले फ्रांस में सैमुअल पैती नाम के एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी थी, वो भी एक शरणार्थी ही था। सैमुअल पैती के हत्यारे का नाम अब्दुल्लाह अंजरोव है और इसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। यह हत्यारा 6 वर्ष की उम्र में चेचनिया से एक शरणार्थी के रूप में फ्रांस आया था और 12 वर्ष से फ्रांस में ही रह रहा था। लेकिन सितंबर के महीने में यह सीरिया के एक जिहादी से संपर्क में आया और इसने सैमुअल पैती की हत्या की योजना बना ली। इस हत्या के बाद इस आतंकवादी ने एक ऑडियो संदेश जारी करके कहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान का बदला मैंने ले लिया है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों ही आतंकवादी शरणार्थी थे, किसी दूसरे देश से फ्रांस में आए थे और फ्रांस ने इन्हें अपने यहां शरण दी, इन्हें जीने का मौका दिया, सुविधाएं दी और उसके बदले में इन्होंने क्या दिया आप जानते हैं। लेकिन दोनों ने लोगों की हत्या के लिए एक ही तरीका चुना और वो तरीका था लोगों का सिर कलम कर देना। एक और खास बात है, तो आप ये समझ लीजिए कि कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर पहला है, दोनों हत्यारे शरणार्थी थे। दूसरा कॉमन फैक्टर है, दोनों बहुत युवा थे, एक 18 साल का था, एक 21 साल का था। तीसरा जो कॉमन फैक्टर है वो ये कि दोनों ने एक ही तरीके से हमला किया है, दोनों ने सिर कलम करके हत्या की है। इन दोनों को ही फ्रांस के सेकुलरिज्म से नफरत थी और दोनों ने अपनी नफरत का इजहार एक ही तरीके से किया, गला रेत कर। ठीक वैसे ही जैसे कुछ वर्ष पहले ISIS के आतंकवादी लोगों का गला रेतते थे और उसका वीडियो जारी कर दिया करते थे। आपने ऐसे वीडियोस बहुत देखे होंगे। वही काम इन दोनों लड़कों ने किया है, 18 साल का और 21 साल का लड़का।
पहले जब ये शरणार्थी किसी दूसरे देश में जाते थे तो वहां रहने वाले लोग अक्सर इनका विरोध करते थे, शरणार्थियों का। ये शरणार्थी क्योंकि उस देश के संसाधन छीन रहे थे और लोगों को इन शरणार्थियों के साथ अपने नागरिक अधिकार बांटने पड़ रहे थे, इसलिए स्थानीय लोग इनका विरोध करते थे। स्थानीय लोगों को क्या लगता था कि बड़ी संख्या में यूरोप में शरणार्थी आ रहे हैं, वो उनके अधिकार बांट रहे हैं, वो उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, वो उनकी जगह स्पेस ले रहे हैं, इसलिए जो लोकल लोग थे वो परेशान रहते थे, विरोध करते थे। लेकिन शायद किसी को उस समय अंदाजा भी नहीं होगा कि कुछ शरणार्थी अब सिर्फ लोकल लोगों के, उस देश के संसाधन ही नहीं छीन लेंगे, नौकरी ही नहीं छीन लेंगे, बल्कि आम लोगों का जीवन भी छीन लेंगे। चलिए, नौकरी छीन ली, यहां तक भी ठीक था। आपने संसाधन छीन लिए, यहां तक भी ठीक था। घर पर कब्जा, अवैध कब्जा कर लिया, यहां पर भी ठीक था। लेकिन अब तो आपने जीवन ही ले लिया, अब तो हत्याएं करनी शुरू कर दी, तब क्या होगा? हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि सभी शरणार्थी ऐसे ही होते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों लड़के शरणार्थी थे, इसके बाद यूरोप में और फ्रांस में जो शरणार्थी रह रहे हैं उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। या किसी देश में बाहर से आने वाले सभी लोगों के मन में ऐसी ही नफरत होती है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वाकई शरण की आवश्यकता होती है और उन्हें शरण देने में कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आपके घर में आकर शरण ले रहा है, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। उदाहरण के लिए, भारत से दूसरे देशों में गए लोग कभी ऐसा नहीं करते और अक्सर वो उस देश का पूरा सम्मान करते हैं और वहां के नियमों का पालन करते हैं। क्या आपने कभी भी किसी भी खबर में यह देखा है कि भारत के लोग किसी दूसरे देश में गए हों, शरणार्थी के तौर पर गए हों या वैसे भी काम करने के लिए वहां बस गए हों और उन्होंने अपने धर्म को लेकर वहां इस तरह कट्टरपंथ दिखाया हो और किसी की ऐसे हत्या कर दी हो? क्योंकि भारत के लोग कभी इस तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते। यह फर्क होता है समाज में। लेकिन फ्रांस में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। शार्ली हेब्दो नाम की जिस मैगजीन ने पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून छापे, उसे चलाने वाले जो लोग हैं वो नास्तिक विचारधारा के हैं और ये मैगजीन दूसरे धर्मों पर भी अक्सर इस तरह के कार्टून छापती रही है। सिर्फ इस्लाम पर नहीं, ऐसे उन्होंने आपत्तिजनक कार्टून छापे हैं। लगभग हर धर्म पर उन्होंने ऐसे ही कार्टून छापे हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों को इस तरह से हत्या करके विरोध करते हुए देखा है? उन्होंने विरोध किया होगा, एक सामाजिक तौर पर विरोध किया होगा, लेकिन किसी की हत्या कर दी, ऐसा नहीं। किसी धर्म के नेता या किसी देवी देवताओं का मजाक उड़ाना या उनका अपमान करना ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा कहलाता है। उस समय 69 देशों में इस समय 69 देशों में ईश निंदा से जुड़े कानून हैं और वहां ईश निंदा करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। 6 देशों में तो ईश निंदा करने वालों को मौत की सजा तक देने का प्रावधान है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। जो लोग फ्रांस में इस नाम पर लोगों का खून बहा रहे हैं, वो बार बार ये भूल जाते हैं कि फ्रांस एक पूरी तरह से सेकुलर देश है और वहां संविधान को धर्म से ज्यादा महत्व दिया जाता है। वैसे भी ईश निंदा करने पर किसी को मौत की सजा देने की बात किसी भी धर्म में नहीं कही गई है। और अगर कोई धर्म आपको ऐसा सिखा रहा है, इसीलिए हमने आपको कहा, कोई धर्मगुरु ऐसा सिखा रहा है, कोई नेता ऐसा सिखा रहा है, तो वो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। भारत में भी एक समय पर धर्म के नाम पर बहुत सारी कुरीतियां हुआ करती थी। इनमें आपको याद होगा, हमारे देश में बाल विवाह की कुरीति थी, सती प्रथा की कुरीति थी, हमारे देश में दहेज प्रथा की कुरीति थी। ये सारी गलत प्रथाएं हमारे समाज में होती थीं, शामिल थीं। एक समय पर तो भारत में हिंदू विधवाओं को दोबारा विवाह की इजाजत तक नहीं दी गई थी। जिन लोगों ने इन प्रथाओं का विरोध किया और इनका अंत किया, उन्हें हमारे यहां ईश निंदा करने वाला नहीं बल्कि समाज सुधारक माना गया। यह फर्क आज दुनिया के सभी लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि जब किसी धर्म की कुरीतियों को मिटाया जाता है तो वो धर्म भ्रष्ट नहीं होता, बल्कि वो धर्म और ज्यादा परिपक्व और ज्यादा सौहार्दपूर्ण होता है। इसलिए चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, हम आपसे आज यही कहना चाहते हैं कि आज अगर आपके धर्मगुरु, अगर आपके नेता आपको गलत काम करने के लिए सिखा रहे हैं, अगर आपको ये कह रहे हैं कि पुराने जमाने से जो कुरीतियां चलती आ रही हैं उन्हें आप जारी रखिए, तो फिर वो आपको भटका रहे हैं। उनके बहकावे में आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और आज जिन मुट्ठी भर मुसलमानों को आपने सड़क पर यह प्रदर्शन करते हुए देखा, ये वही भटके हुए मुसलमान हैं।
हम आज भी ये कहना चाहेंगे कि भारत में जो आम मुसलमान है वो ऐसा नहीं है। वो आज भी अमन पसंद है, शांति पसंद है। वो आज भी भारत के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति बहुत लॉयल है। वो भारत के साथ है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर मुसलमान और कुछ नेता और कुछ मौलवी इन लोगों को कंफ्यूज करते हैं, इन लोगों को गलत रास्ते पर भटकाते हैं। हमारी जो जंग है वो ऐसे लोगों के खिलाफ है। यूरोप भी एक जमाने में कट्टरपंथ का शिकार था। वहां धार्मिक मामलों में चर्च का बहुत दखल हुआ करता था और चर्च की मान्यताओं का विरोध करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन 17वीं शताब्दी में यूरोप में कई क्रांतियां हुई और लोगों ने चर्च का दखल बंद करने की मांग की। सोचिए कि क्रिश्चियनिटी में भी कितने सारे बदलाव आए हैं। 17वीं शताब्दी में पश्चिम में उदारवाद की शुरुआत हुई। फिर 19वीं सदी के अंत तक यूरोप ने मल्टी कल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद को अपनाया और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद की शुरुआत हुई। इन सारे बदलावों का मकसद यह था कि पश्चिम के समाज को ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए, यानी वहां रंग और धर्म के नाम पर भेदभाव खत्म किया जाए और अलग अलग मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोगों को जगह दी जाए। सबके लिए जगह होनी चाहिए। लेकिन आज कट्टरपंथी इस्लाम की वजह से यूरोप इस्लामिक फासीवाद के दौर में पहुंच गया है, जहां कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें यूरोप के देशों के सेक्युलर ढांचे को अब ध्वस्त कर देना चाहती हैं। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर अब आपको ध्रुवीकरण देखने को मिले। लेकिन फ्रांस इसे रोकने के लिए आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत महत्वपूर्ण कानून बनाने वाला है। इस कानून का मकसद है फ्रांस के रिपब्लिक यानी गणतंत्र के मूल्यों को बचाना। यह कानून सबका उद्धार करते हुए सबको बराबरी का हक देने का वादा करता है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि फ्रांस अपने यहां कट्टरवाद से लड़ाई लड़ेगा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करेगा ताकि इन लोगों को कट्टरपंथ के रास्ते से हटाकर विकास के रास्ते पर लाया जा सके। इस कानून के जरिए फ्रांस में अलगाववाद फैलाने वालों पर भी बहुत सख्ती बरती जाएगी। और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं। उनकी उम्र सिर्फ 42 साल है और वो एक लिबरल यानी उदारवादी नेता माने जाते हैं। नए कानून के जरिए मैक्रों अपने देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। उनका मकसद है कि जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और नफरत फैलाते हैं उन्हें कड़ी सजा मिले, और जो लोग सच में धर्म पर विश्वास रखते हैं और सही रास्ते पर चलना चाहते हैं उन्हें कोई समाज में परेशानी न हो। इस कानून के तहत फ्रांस की सरकार अपने देश की मस्जिदों पर नजर रख पाएगी और वहां शिक्षा देने वाले धर्म गुरुओं को नए सिरे से ट्रेनिंग देगी और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं भारत में ऐसा कभी होगा कि जो धर्म गुरु हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा? फ्रांस में कैसा इस्लाम चलेगा उस पर ट्रेनिंग होगी और वैसा ही इस्लाम पढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर मैक्रों के फ्रांस में इस्लाम का फ्रेंच संस्करण विकसित किया जाएगा जिसमें फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता के मूल्य शामिल होंगे और फ्रांस के मुसलमानों को वहाबी और कट्टरपंथी सोच का शिकार होने से बचाया जाएगा। और अगर आप उस सोच में विश्वास करते हैं तो फिर फ्रांस में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। और आज हम ये बात इसलिए आप सबसे कह रहे हैं कि समय आ गया है कि भारत को भी अब अपने देश में ऐसा ही कानून लाना चाहिए। हम लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही समय है। मैक्रों एक नेता के तौर पर दुनिया भर के लिए मिसाल बन सकते हैं क्योंकि वो बिना किसी से धार्मिक आजादी छीने अपने देश के लोगों को ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सेकुलर माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं और अपना ये उद्देश्य हासिल करने के लिए वो इस्लाम की कट्टरपंथी ताकतों से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 42 साल के इस युवा नेता ने पूरी दुनिया को जो रास्ता दिखाया है हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। और आज इस युवा राष्ट्रपति ने, इस युवा नेता ने यह बता दिया है कि दुनिया को आगे चलकर इस कट्टरपंथी सोच से कैसे निपटना होगा। सोचिए, हमारे पूरी दुनिया में एक से एक तजुर्बेकार नेता बैठे हुए हैं हर देश में, लेकिन इस युवा नेता ने इन सारे नेताओं के मुकाबले एक लीड ले ली है।
भारत में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग हो रही है वो भी इसी तरह से देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो धार्मिक आजादी के नाम पर भारत में चलने वाले अलग अलग धार्मिक कानून समाप्त हो जाएंगे और संविधान ने नागरिकों को बराबरी देने का जो वादा किया था वो वादा 70 साल के बाद ही सही अब कहीं जाकर पूरा हो जाएगा। हालांकि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अब भी बहुत दूर है। फ्रांस तो करके दिखा देगा, लेकिन हमें लगता है भारत को भी बहुत समय लगेगा। और एक और बड़ी बात आप सोचिए, चीन ने भी अपने यहां इस्लाम का एक चाइनीज संस्करण लागू करके रखा है। चीन अपने यहां मुसलमान, जिन्हें वो वीगर मुसलमान कहता है, उन पर लगातार अत्याचार करता है, उन्हें जेल में डालकर रखता है, उनके कंसंट्रेशन कैंप्स उन्होंने बना रखे हैं। लेकिन ये सारे कट्टरपंथी मुसलमान, इस्लाम को मानने वाले लोग, आज तक इन्होंने एक बार भी चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कभी भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं किया। चाहे वो इमरान खान हो, टर्की के राष्ट्रपति हों, कहीं के कोई लोग हों, महातिर मोहम्मद हों, इन्होंने कभी भी चीन पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की है। यह भी आज आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर भारत चाहे तो फ्रांस के नए कानून को एक टेम्पलेट मानकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की नींव रख सकता है। और जैसा हमने आपसे कल कहा था, आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत यही है, लोकतांत्रिक देशों में संविधान को धर्म से ज्यादा महत्व दिया जाए और लोग पहले संविधान की कसम खाएं और फिर अपने अपने धर्म का पालन करें। यह बहुत जरूरी है। भारत के जो लोग फ्रांस का विरोध कर रहे हैं उन्हें एक बात समझनी चाहिए और वो ये कि कट्टरपंथ के खिलाफ होना इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो बड़ी कंफ्यूजन पैदा की जा रही है वो ये है कि कट्टरपंथ के खिलाफ फ्रांस जो कर रहा है या कट्टरपंथ के खिलाफ हम जैसे लोग जो आवाज उठाते हैं, लोग उस आवाज को इस्लाम के खिलाफ समझ लेते हैं। हमारी आवाज इस्लाम के खिलाफ नहीं है, हमारी आवाज कट्टरपंथ के खिलाफ है। और कट्टरपंथ और इस्लाम एक नहीं है। कट्टरपंथ अलग है, इस्लाम धर्म अलग है। फ्रांस की जो लड़ाई है ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये कट्टरपंथ इस्लाम के खिलाफ है। अगर इसमें से कट्टरपंथी हट जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये पूरी कवायद कट्टरपंथियों को हटाने की है। कट्टरपंथ के खिलाफ होने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को उनकी अलग अलग विचारधाराओं और अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद राष्ट्र के मूल्यों के नाम पर एक साथ लाया जाए। और जब किसी देश के लोगों में विविधता के बावजूद ऐसी एकता की भावना विकसित हो जाती है तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भारत में भी मुस्लिम समुदाय से ऐसे लोगों को सामने आने की बहुत जरूरत है जो कट्टरपंथ में विश्वास नहीं करते, जो दूसरे धर्मों और विचारधाराओं के प्रति उदार रहकर भी अपने धर्म के दिखाए रास्ते पर चलना जानते हैं। आज हमने भारत के मुसलमानों द्वारा फ्रांस का विरोध किए जाने पर कुछ ऐसे ही इस्लाम के जानकारों से बात की है जो खुद उदारवादी हैं। इन लोगों की बातें सुनकर आज देश के मुसलमानों को यह समझ में आ जाएगा कि इस्लाम की असली परिभाषा क्या है और विविधता का सम्मान करते हुए कैसे धर्म के रास्ते पर चला जा सकता है। ठीक है, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने कार्टून बनाई, ये बिल्कुल ही गलत काम किया, गलत करा है। जब किसी के एक रिलीजन के अंदर ये चीज सख्ती से मना है तो ये गुनाह किया है, लेकिन आम पब्लिक जाकर के बदले नहीं ले सकती है। वो बेगुनाहों को जाके चर्च के अंदर मार नहीं सकती है। वो भी गुनाह है और गुनाह कबीरा है। वो हराम है किसी की इबादतगाह के ऊपर, कोई भी इबादतगाह हो, चाहे हिंदुओं की हो, चाहे ज्यूइश की हो, चाहे सिखों की हो और चाहे क्रिश्चियंस की हो। ये इस्लामिक फासिज्म फैलाया जा रहा है। ये इस्लामिक फासिज्म करेक्ट वर्ड है इसके लिए। इसके पीछे वो वहाबी ताकतें हैं, वो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट हैं जो इस तरह के नौजवानों में फैलाई जा रही हैं, जो यूरोप तक के फैल गया है। हम तो हिंदुस्तान में झेलते ही हैं इनको, ये यूरोप तक के फैल गया है। We need to understand what a nation is and what a country is. A country or a nation based on a constitution cannot allow for religiosity to determine laws. Laws by their very nature are made so that future generations can through parliament change those laws. Anytime there's a law that cannot be changed, that is medieval and tribal in nature. And that is why while the world is moving ahead, most of the Muslims are constrained and live in a very medieval approach of loyalty to the Ummah or the Ummah as they now say. अगर समय रहते भारत ने अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं किया तो जो तस्वीरें आज भारत के अलग अलग शहरों से आई हैं वो आम हो जाएंगी।
ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी भारत के मुसलमानों ने देश की राय से अलग जाकर इस तरह से प्रदर्शन नहीं किए हैं। बहुत बार किए हैं, हर बार किए हैं। आप खुद सोचिए, जब कभी भारत की टीम पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हार जाती है तो हमारे देश के कुछ लोग पटाखे क्यों जलाते हैं, खुशियां क्यों मनाते हैं? जब कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जो खुशियां मनाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के कुछ मुसलमान चीन का खुलकर समर्थन करते हैं, और वो भी तब जब चीन खुद अपने यहां रहने वाले वीगर मुसलमानों पर अत्याचार करता है। सवाल है, क्यों करते हैं? भारत इजराइल का समर्थन करता है जबकि भारत के ज्यादातर मुसलमान फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। भारत के ज्यादातर लोग एनआरसी, नए नागरिकता कानून के समर्थन में हैं, लेकिन भारत के कई मुसलमानों को इन दोनों ही व्यवस्थाओं से तकलीफ है, वो इसका भी विरोध करते हैं। भारत के कुछ मुसलमान तब खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, जब भारत क्रिकेट मैच में पाकिस्तान से हारता है। अब आपको याद होगा, कुछ लोग हैं जो जश्न मनाते हैं जब पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत का कोई फाइटर जेट गिरा दिया जाता है, जब हमारे किसी पायलट को पाकिस्तान में पकड़ लिया जाता है। तब भी आपको याद होगा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे ऐसे संदेश मिलते हैं जहां खुशियां मनाई जा रही होती हैं। ये लोग कौन हैं? इन लोगों की संख्या कितनी है? ये लोग क्या चाहते हैं? और अगर जो ये चाहते हैं उसके बावजूद भी ये भारत में ही रहना चाहते हैं। ये मुट्ठी भर लोग, आप कभी नोट कीजिएगा, कभी भी हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरते। पुलवामा में जब आतंकवादी हमला हुआ और ये हमला करने वाले मसूद अजहर के पोस्टर्स कभी नहीं जलाते, उसकी तस्वीरों को जूते कभी नहीं मारते। आपने शायद ही कभी इन मुट्ठी भर लोगों को इन आतंकवादियों का विरोध करते हुए देखा होगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में फ्रांस का विरोध करने के लिए ये लोग सड़कों पर उतर आते हैं। भारत के लिए कभी नहीं उतरे होंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि ये सब रोकने के लिए एक रेखा खींची जाए। लक्ष्मण रेखा की हम बात तो बहुत करते हैं। लक्ष्मण रेखा हमारा पसंदीदा शब्द है। हर जगह लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन लक्ष्मण रेखा का पालन कोई नहीं करता। और इस रेखा का उल्लंघन करने वालों को सजा हो, यह रेखा ये सुनिश्चित करे कि किसी का सिर कलम करना कबूल नहीं किया जाएगा, आतंकवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं और इस बात पर लोगों का खून बहा दिया जाए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक रेखा, एक लाइन तो आज आपको खींचनी ही पड़ेगी, और वो लाइन यहां से शुरू हो सकती है कि आतंकवाद का समर्थन किसी कीमत पर नहीं, किसी की हत्या का समर्थन किसी कीमत पर नहीं। जब तक ये लाइन नहीं खींची जाएगी, तब तक समाज को जोड़े रखने वाली लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड ऐसे ही होता रहेगा। अब आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं आतंकवाद से जुड़ा हुआ। यह आंकड़ा वर्ष 1970 से वर्ष 2017 के बीच दुनिया भर में हुए आतंकवादी हमलों का है, और इसके मुताबिक इस दौरान पूरी दुनिया में 1,81,000 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं, और इनमें से 60% 11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिका में हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमले के बाद हुए हैं, यानी 9/11 के बाद हुए हैं। ये आंकड़े 2017 तक के हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों में भी दुनिया में हजारों आतंकवादी हमले हो चुके हैं, और अगर आप इसका औसत निकालेंगे तो पता चलेगा पिछले 50 वर्षों में दुनिया में हर दिन 5 आतंकवादी हमले हुए हैं। इन हमलों को न रोके जाने की वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के देश और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं अब तक आतंकवाद की परिभाषा तक तय नहीं कर पाई हैं। कुछ लोगों के लिए वो व्यक्ति आतंकवादी होता है जो दूसरों के लिए, कुछ के लिए आतंकवादी होता है और दूसरों के लिए फ्रीडम फाइटर बन जाता है। जो खबर किसी के लिए सच होती है, दूसरों के लिए हेट न्यूज में बदल जाती है। एक कमरे में बैठकर कुछ लोग इन तमाम परिभाषाओं को तय करते हैं और इसका नतीजा दुनिया भुगतती है। यही बात तमाम समस्याओं की जड़ में है। इसे समाप्त किए बगैर किसी भी देश और उसकी व्यवस्थाओं को बदला नहीं जा सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब समय आ गया है। पश्चिम के देश समझ चुके हैं। आपको याद होगा, कुछ वर्ष पहले तक भारत आतंकवाद का शिकार सबसे बड़ा देश हुआ करता था। हम हर जगह जाते थे, आतंकवाद का मुद्दा उठाते थे और कोई हमारी बात नहीं सुनता था। ना अमेरिका सुनता था, ना यूरोप के देश सुनते थे, ना संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद के बारे में हमारी बात सुनता था। और तब हम लगातार ये बात कहते थे कि आतंकवाद आज हमें परेशान कर रहा है, लेकिन एक दिन यह आतंकवाद आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। यह आतंकवाद आपके दरवाजे पर जिस दिन दस्तक देना शुरू कर देगा, जिस दिन
आपके लोग इस आतंकवाद से मरने लगेंगे, उस दिन आपको इसके बारे में समझ में आएगा। उस दिन आपको कट्टरपंथी सोच क्या होती है ये बात समझ में आएगी। अमेरिका के पास उनके देश में 9/11 हुआ, उस दिन उन्हें समझ में आया कि कट्टरपंथी सोच क्या होती है, आतंकवाद क्या होता है। पहली बार उस दिन समझे थे। और यूरोप में फ्रांस जैसे देश जो लगातार दिल खोलकर अपने दरवाजे खोलकर खड़े रहते थे शरणार्थियों के लिए और कहते थे कि आप आइए, हम हर किसी को शरण देंगे। फ्रांस जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, स्वीडन जैसे देश ये खुलकर शरणार्थियों को अपने यहां लेते थे। अब जब इनके दरवाजों को तोड़कर शरणार्थी इनके घरों में घुस आए और खुलकर हत्याएं कर रहे हैं, अब इनको समझ में आया है कट्टरपंथ क्या होता है, आतंकवाद क्या होता है। लेकिन भारत में और इन देशों में फर्क यह है कि इन देशों ने तुरंत बिना समय बर्बाद किए अपनी व्यवस्था में बदलाव कर लिया। लेकिन भारत इतने वर्षों तक यह मुद्दा उठाने के बावजूद अपनी इंटरनल सिक्योरिटी तो ठीक कर पाया, लेकिन उसने ना तो अपने कानूनों में कोई बदलाव किया है, ना अपने समाज में कोई बदलाव किया है, ना संविधान में कोई बदलाव किया है, जो कि बहुत जरूरी है। इस मामले में भारत जैसे देश फ्रांस से हमेशा पीछे थे, अमेरिका से हमेशा पीछे थे और आज भी पीछे ही रहेंगे। कट्टरपंथ का विरोध कैसे किया जाता है, इसकी एक तस्वीर आज जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आई है, जहां कल आतंकवादियों ने बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या कर दी थी। आज जब बीजेपी नेताओं का जनाजा निकला तो उसमें कुलगाम के हजारों लोग शामिल थे। ये हजारों लोग आतंकवादी हमले के विरोध में इकट्ठा हुए थे। सोचिए, कश्मीर में आतंकवाद का विरोध हो रहा है। यह है बदलते भारत की तस्वीर। आप इसे बदलते कश्मीर की एक शुभ तस्वीर कह सकते हैं। और देश के तमाम मुसलमान चाहें तो इन तस्वीरों से सबक सीख सकते हैं और सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखा सकते हैं। इन नेताओं की हत्या इसलिए की गई क्योंकि ये कश्मीर में आतंकवाद का विरोध कर रहे थे। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इन नेताओं की हत्या के विरोध में हमारे देश के कितने लोग सड़कों पर उतरकर वैसे ही प्रदर्शन करते हैं जैसे वो फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन आज कर रहे थे। यूरोप के 2 देश टर्की और ग्रीस में आज भूकंप से भारी तबाही हुई है। सबसे पहले आपको हम टर्की के इज़मिर शहर की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। टर्की के इज़मिर शहर में 20 से ज्यादा ऊंची इमारतें भूकंप के झटके झेल नहीं पाई और ढह गई। अब तक 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन जिस तरह से भूकंप के बाद बिल्डिंग के मलबे को आप देख रहे हैं, उससे इस बात की आशंका है कि मरने वालों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इन बिल्डिंग्स के मलबे के अंदर दबे हुए हैं। An itibariyle İzmir Borna Özkanlar'da karşı apartmanımız yıkıldı. टर्की में भारतीय समय के अनुसार शाम 7:21 पर यह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7 की थी। भूकंप का केंद्र एजियन सी में था, जो कि टर्की के समुद्री तट से 17 किलोमीटर दूर है। जमीन के नीचे भूकंप के केंद्र की गहराई कम थी, इसलिए भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद एजियन सी में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है और इसका मतलब यह है कि भूकंप के बाद टर्की और ग्रीस पर एक और बड़ा खतरा अब मंडरा रहा है और वो है सुनामी का खतरा। एजियन सी दरअसल ग्रीस और टर्की के बीच में है और टर्की के इज़मिर शहर की जानकारी भी हम आपको आज देंगे। इस्तांबुल और अंकारा के बाद इज़मिर टर्की का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। वर्ष 2019 में इस शहर की जनसंख्या करीब 30 लाख थी। यानी आज इतने लगभग 30 लाख से ज्यादा लोगों पर भूकंप का खतरा मंडरा रहा था।
कई ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जिसमें इस शहर के अंदर पानी दिखाई दे रहा है। ग्रीस में भी सामोस द्वीप में रहने वाले 45,000 नागरिकों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। ये जो साल है 2020 का, ये असल में पूरी दुनिया के लिए बहुत सारी चुनौतियां लेकर आया। कोरोना वायरस की चुनौती लेकर आया, उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से जो आर्थिक नुकसान हुआ वो एक और बड़ी चुनौती थी। और अब जब ये साल खत्म होने लगा है तो जाते जाते भूकंप की ये तस्वीरें भी इस वर्ष 2020 ने पूरी दुनिया को दिखा दी। अब हम 4 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की रहस्यमय मौत को डिकोड करेंगे। होमी जहांगीर भाभा का जन्म आज ही के दिन 1909 में हुआ था, लेकिन वर्ष 1966 में उनकी एक रहस्यमयी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डॉक्टर भाभा की मौत के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। ये आपको बताएंगे 4 मिनट के बाद। दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया।
क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बिल्कुल निराला रंग दिखाएंगे। वो आजकल 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और आज उन्होंने नर्मदा जिले के केवड़िया में आरोग्य वन, चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क, एकता मॉल और सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया। कई घंटे तक चले इन कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज बिल्कुल अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। ये हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को प्रकृति के पास रहना बहुत पसंद है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह पक्षियों के साथ प्रकृति का भी पूरा आनंद ले रहे हैं। Needs to be gently nudged towards a visitor, and once they make friends, then a conversation is definitely going to ensue. बड़ा दिलचस्प दृश्य है कि कुछ जो मेजबान हैं वो नए मेहमान का स्वागत कर रहे हैं और कुछ भोजन के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। पृष्ठभूमि में काफी बड़ी संख्या में जो निवासी हैं। अपने आप में बहुत ही मनमोहक नजारा और प्रधानमंत्री पूरा आनंद लेते हुए इस समय। तो यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे वो पक्षियों से खुद बातचीत कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले उनके घर पर भी उनकी कुछ तस्वीरें आई थी जब वो मोर के साथ दिखाई दे रहे थे और आज उन्होंने पक्षियों के इस पार्क में शांति के प्रतीक सफेद कबूतरों को भी उड़ाया। And we know that parrots can talk in human voices. Had we waited a little longer, well, these are doves, actually a symbol of peace in the world. These beautiful sights. जंगल सफारी से एकता का संदेश और उसके साथ शांति का स्वर। और जंगल सफारी का जायजा लेते समय प्रधानमंत्री ने आज टाइगर और लेपर्ड को भी बहुत करीब से देखा। केवड़िया में इन सभी जगहों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास डेवलप किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं कि वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया के सबसे मशहूर पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं। पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ आरोग्य वन भी है जहाँ आप प्रकृति से जुड़कर स्वस्थ रहने के पारंपरिक तरीके जान सकते हैं, सीख सकते हैं। और एकता मॉल में जब आप जाएंगे तो वहां आत्मनिर्भर भारत की झलक आपको दिखेगी। भारतीय टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स की विविधता यहां आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। केवड़िया में प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम की तस्वीरों का हमने आज एक बेहतरीन तस्वीरों को एक साथ रखा है ताकि आप देख सकें कि आज क्या क्या हुआ। ये देखिए।
तो अगली बार अगर आपको मौका मिले तो इस जगह पर आप जरूर जाइएगा। आज भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और इसकी वजह है हमारे देशभक्त वैज्ञानिक, जिनके बारे में हम शायद कभी बात नहीं करते। हमारे दिमाग में हमें यही बताया गया है कि फिल्म स्टार्स जो हैं वो स्टार्स होते हैं असली। उनके इंटरव्यूज हम पढ़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं उनके साथ। क्रिकेटर्स को भी हमारे देश में स्टार्स का दर्जा दिया गया है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में वैज्ञानिकों को हमने वो दर्जा क्यों नहीं दिया? आज ही के दिन वर्ष 1909 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म मुंबई में हुआ था। जिस समय भारत में लोग परमाणु ऊर्जा के बारे में जानते तक नहीं थे, किसी को कोई आइडिया नहीं था, उस दौर में डॉक्टर भाभा ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का एक बहुत मुश्किल सपना देखा था। आज परमाणु शक्ति के मामले में भारत जहां खड़ा है उसकी नींव डॉक्टर भाभा ने ही रखी थी, इसलिए उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारत की आजादी से पहले मार्च 1944 में उन्होंने भारत में न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम्स की शुरुआत कर दी थी। सोचिए, आजादी का इंतजार नहीं किया उन्होंने। वर्ष 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के गठन के साथ ही भारत में न्यूक्लियर रिसर्च की शुरुआत हो गई थी और डॉक्टर भाभा इस इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता है क्योंकि वो देश के दो बड़े शोध संस्थानों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट के संस्थापक थे। वर्ष 1966 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद ट्रॉम्बे में स्थित एटॉमिक सेंटर का नाम उनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया था। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने वर्ष 1965 में कहा था, अगर उन्हें मौका मिले तो वो सिर्फ 18 महीने में परमाणु बम बना सकते हैं। ऐसा उन्होंने 1965 में कहा था। ये बात हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि डॉक्टर भाभा कितने महान वैज्ञानिक थे, उनकी क्षमता क्या थी और वो कितना बड़ा सपना देखते थे, कितना बड़ा काम कर सकते थे। लेकिन इसके ठीक एक साल बाद वर्ष 1966 में फ्रांस में हुए एक विमान हादसे में देश ने अपने इस महान वैज्ञानिक को खो दिया। कुछ एक्सपर्ट्स आज भी ये मानते हैं कि यह विमान दुर्घटना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। उस वक्त दुनिया के कई देश भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते थे, इसलिए बहुत लोगों का यह मानना है कि यह दुर्घटना नहीं थी बल्कि डॉक्टर भाभा को उनकी हत्या करने की एक साजिश थी। डॉक्टर भाभा भारत के सबसे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, वो पारसी समुदाय से आते थे। आज आपको यह भी सोचना चाहिए, सीखना चाहिए, सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है पारसी समुदाय और आज उनके समुदाय के सिर्फ 69,000 लोग ही भारत में बचे हैं। 69,000 लोग केवल। पारसी समुदाय के लोग एक जमाने में ईरान से भागकर भारत आए थे, लेकिन इस समुदाय के लोगों ने कभी भी भारत पर अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि भारत के इतिहास में ऐसे कई पारसी रहे हैं जिन्होंने भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति बनाने के लिए बहुत मेहनत की और डॉक्टर भाभा उन्हीं में से एक थे। 18 मई 1974 भारत का पहला परमाणु परीक्षण। ग्यारह मई 1998 भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण। ये वो तारीखें हैं जब एक परमाणु धमाके की गूंज के साथ दुनिया ने भारत की शक्ति को महसूस किया। 18 मई 1974 को भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन भारत के वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का सपना देखा और भारत में परमाणु तकनीक की नींव रखी, वो 8 वर्ष पहले ही दुनिया को छोड़ चुके थे। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन आज से करीब 54 वर्ष पहले 24 जनवरी 1966 को फ्रांस के मोब्लॉ में एक प्लेन क्रैश में हुआ था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की संदिग्ध मौत से भारत के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा। माना जाता है कि कुछ विदेशी ताकतें ये नहीं चाहती थी कि भारत परमाणु तकनीक का विकास करे।
इसलिए एक साजिश के तहत डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को प्लेन क्रैश में मरवा दिया गया। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के मोब्लॉ में एक स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक डॉक्टर भाभा के साथ साथ उन 165 लोगों की याद में बनाया गया जो इसी इलाके में वर्ष 1950 और वर्ष 1966 में हुए विमान हादसों में मारे गए थे। भाभा का जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। होमी जहांगीर भाभा दुनिया के मशहूर भौतिक शास्त्रियों में से एक थे। जिस वक्त उनकी मौत हुई वो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में होमी जहांगीर भाभा का कद कितना बड़ा था ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, जिसमें दुनिया के महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन और होमी जहांगीर भाभा साथ मौजूद हैं। वैसे इन दोनों ही विमान हादसों की कोई साफ साफ वजह आज तक सामने नहीं आ सकी है, लेकिन वर्ष 1966 में क्रैश हुए बोइंग 707 के बारे में कहा जाता है कि विमान का पायलट उस वक्त जिनीवा एयरपोर्ट को अपनी सही पोजीशन बताने में नाकाम रहा था और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इन हादसों में दिवंगत हुए लोगों को सम्मान तो मिला है, लेकिन डॉक्टर भाभा की मौत के रहस्य से पर्दा उठना आज भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस कहानी से आप ये शिक्षा ले सकते हैं कि अगर आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने समाज के किस समुदाय से आते हैं। आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं या बहुसंख्यक समुदाय से हैं, आपका समुदाय कितना छोटा है या कितना बड़ा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने देश के लिए कितने समर्पित हैं। और आज जिन हजारों लोगों को आपने विरोध प्रदर्शन में भारत की सड़कों पर देखा, आगजनी करते हुए, नारेबाजी करते हुए, उन्हें आज डॉक्टर भाभा से सीख लेनी चाहिए। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि किस मशहूर गजल गायिका को मल्लिका-ए गजल कहा जाता है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस बहुत ही आसान से सवाल का जवाब बताएंगे। रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर।
जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं?
तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार,
दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि जी न्यूज उन्हें रोजगार के और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज ही के दिन वर्ष 1960 में मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का अर्जेंटीना में जन्म हुआ था। उन्हें अपने समय का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। मैराडोना को वर्ष 1986 के फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में एक विवादित गोल करने के लिए आज भी याद किया जाता है और इस गोल को हैंड ऑफ गॉड गोल कहा जाता है। तब मैराडोना अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान थे और इस गोल को लेकर उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने गोल करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया था, जो कि नियमों के खिलाफ था। हालांकि मैच के दौरान रेफरी ने इस गोल को सही माना था और मैच के बाद जब मैराडोना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अ लिटिल फ्रॉम द हेड एंड अ लिटिल फ्रॉम द हैंड ऑफ गॉड, और तब से इस गोल को हैंड ऑफ गॉड गोल के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन आप मैराडोना को सिर्फ इस गोल की वजह से याद मत रखिएगा। मैराडोना एक बहुत महान खिलाड़ी थे और उन्होंने अपने देश को अपनी कप्तानी के दौरान नई ऊंचाइयों तक अपनी टीम को उन्होंने पहुंचाया। वर्ष 1883 में आज ही के दिन आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हुआ था। उन्होंने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसके जरिए वैदिक परंपराओं के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी। भारत भारतीयों का है, ये मशहूर नारा दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। वर्ष 1990 में आज ही के दिन मशहूर फिल्म निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम का निधन मुंबई में हुआ था। अपने 60 साल के फिल्मी करियर में वी शांताराम ने कई मशहूर हिंदी और मराठी फिल्में बनाई, जिनमें झनक झनक पायल बाजे, नवरंग और 2 आंखें 12 हाथ शामिल हैं। वर्ष 1957 में आई फिल्म 2 आंखें 12 हाथ में उन्होंने अभिनय भी किया था और उन्होंने इस फिल्म में एक जेलर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का गीत ए मालिक तेरे बंदे हम काफी प्रसिद्ध है। इसे कई स्कूलों में आज भी प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। वी शांताराम को वर्ष 1985 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड और 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1960 में आज ही के दिन ब्रिटेन के मशहूर सर्जन डॉक्टर माइकल वुडरफ ने पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया था। यह ट्रांसप्लांट स्कॉटलैंड के एक अस्पताल में किया गया था जब वुडरफ इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे और तभी उन्हें यह पता चला कि एक मरीज किडनी की समस्या से संघर्ष कर रहा है और उसका एक जुड़वा भाई भी है। और तब डॉक्टर वुडरफ को यह लगा कि जुड़वा भाइयों के बीच किडनी प्रत्यारोपण में कम खतरा रहेगा और उन्होंने इस सर्जरी को कामयाब करके दिखाया। और जैसा हमने आपको आज बताया, भारत को परमाणु शक्ति बनाने वाले मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1909 में हुआ था। डॉक्टर भाभा को भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने देश के 2 बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की थी। इनके नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। डॉक्टर भाभा ने परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा दिया था और 1954 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1966 में एक विमान दुर्घटना में मौत के बाद ट्रॉम्बे में स्थित एटॉमिक सेंटर का नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया था। और वर्ष 1974 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में मशहूर गजल गायिका बेगम अख्तर का निधन हुआ था। उन्हें मल्लिका-ए गजल के नाम से जाना जाता है। बेगम अख्तर ने अपना पहला परफॉर्मेंस सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में दिया था। उन्होंने अमीना और मुमताज बेगम जैसी हिंदी फिल्मों में काम भी किया था। बेगम अख्तर अपनी गजल की धुनों को खुद कंपोज किया करती थीं और उनकी कई रचनाएं रागों पर आधारित होती थीं। बेगम अख्तर को वर्ष 1972 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और फिर 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो बहाने बनाना हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बुलेटिन में दिन भर की बड़ी खबरों पर बात होगी। आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी मुंबई के मुस्लिम संगठन रजा एकेडमी पर पाबंदी की मांग क्यों कर रही है। साथ ही बताएंगे कि मुंबई लोकल को लेकर महाराष्ट्र सरकार और रेलवे के बीच क्या हो रहा है और महाराष्ट्र में कहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी, ये भी दिखाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र से जुड़ी और भी कई बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए मुंबई टॉप 10। बिहार के मुंगेर गोलीकांड को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि बीजेपी की तरफ से ऐसा व्यवहार है जैसे जो कुछ हमारा है वो